हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें रोज ही कोई ना कोई धमाके देखने को मिलते हैं। कभी किसी तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो कभी दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाते हैं। अक्टूबर 2022 में ओरायोनिड्स मीटियोर शावर के समय हमें काफी सारे छोटे छोटे पत्थर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई दिए। यह इवेंट हर साल होता है और इसे देखने के लिए हजारों लोग बिना लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया में कैंपिंग भी करते हैं। इस इवेंट में आपको छोटे छोटे पत्थर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देते हैं जिनकी एक लंबी सी पूंछ होती है। यह पूंछ इनमें मौजूद बर्फ के पिघलने की वजह से बनती है। इस इवेंट से पहले मार्च 2022 को पृथ्वी पर एक एस्टेरॉइड आकर क्रैश हुआ था। 2022 EB5 नाम का यह एस्टेरॉइड मात्र 2 मीटर लंबा था और इसीलिए इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। ऐसे कई सारे एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी पर आए दिन गिरते रहते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड से तो हम आसानी से बच जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इनसे हमेशा ही बचते रहें। कुछ एस्टेरॉइड काफी बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ इनकी रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल मोमेंटम बढ़ जाता है। मोमेंटम बढ़ने की वजह से जब यह किसी चीज से जाकर टकराते हैं तो उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा ही हुआ था, जब चिक्सुलव नाम का एक विशाल एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी पर आकर गिरा था। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी डायनासोर्स की मृत्यु हो गई थी। वह एस्टेरॉइड तो फिर भी काफी छोटा था। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे सौरमंडल के अंत में मौजूद काइपर बेल्ट में कुछ ऐसे भी एस्टेरॉइड हो सकते हैं जो अगर हमारी पृथ्वी से टकरा जाएं तो हमारा पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ विशाल पत्थरों का ग्रुप 90 के दशक में बृहस्पति ग्रह से आकर टकराया था, जिसे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड भी किया था। आज हम आपको उस घटना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही में आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े एक्सप्लोजन यानी गामा रे बर्स्ट के बारे में भी बताने वाले हैं। हम जुपिटर पर हुए उस हादसे के बारे में आपको पल पल की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1993 में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह की ओर आते हुए एक धूमकेतु को देखा जो बहुत जल्द ही उससे टकराने वाला था। इस कॉमेट का नाम था शूमेकर-लेवी 9। 1994 में यह बृहस्पति ग्रह से टकरा जाता है और वैज्ञानिक पहली बार किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्रह से टकराते हुए रिकॉर्ड करते हैं। यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह के पिछले भाग पर टकराया था, जिसकी वजह से हम इसे डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन उस समय गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह के काफी नजदीक था, जिसकी वजह से इसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। करीब 10 घंटे बाद जब जुपिटर की वह साइड पृथ्वी के सामने आई तो हमें इस एक्सप्लोजन से जुड़ी काफी सारी चीजें दिखाई दी। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए यह रिकॉर्ड किया कि शूमेकर-लेवी बृहस्पति ग्रह से करीब 37 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराया था, जिसकी वजह से यह धमाका काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव था। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि जब यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था तब इसका तापमान करीब 23,700 डिग्री सेल्सियस हो गया था। यह सूर्य के तापमान से करीब 4 गुना ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह अपने एक्सिस पर एक रोटेशन करीब 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि हर 10 घंटे में वैज्ञानिकों को बार बार उस घटना की डायरेक्ट रिपोर्ट मिल रही थी। जब पहली बार जुपिटर की वह साइड पृथ्वी के सामने आई तो नासा ने अपने इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स को जुपिटर के ऊपर फोकस कर दिया था, जिससे वह वहां होने वाली पूरी घटना को अच्छे से स्टडी कर पाए। वैसे पृथ्वी पर मौजूद कोई भी टेलीस्कोप इतनी अच्छी फोटोज नहीं ले पाया था जितनी हबल टेलीस्कोप ने ली थी। हबल टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप है, यानी यह अंतरिक्ष में रहते हुए उसकी स्टडी करता है। इसी कारण इसके द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस काफी ज्यादा क्लियर होती हैं। जुपिटर पर होने वाले इस धमाके को भी हबल टेलीस्कोप ने बहुत क्लियर रूप से रिकॉर्ड किया था। वह इस इवेंट से जुड़ी एक प्रोसेस्ड इमेज हर रोज करीब 1 हफ्ते तक भेजता रहा था। वैज्ञानिकों ने उस समय हबल में लगे हुए सबसे पावरफुल और हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए उस इवेंट को रिकॉर्ड किया था। करीब 10 घंटे की प्रॉपर स्टडीज के बाद जुपिटर की वह साइड फिर से पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से कोई भी टेलीस्कोप आगे के इवेंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। लेकिन 10 घंटे बाद फिर से जब वह साइड सामने आती
तो वैज्ञानिकों को कुछ नया देखने को मिलता है। वैज्ञानिक ये पाते हैं कि शूमेकर लेवी के फ्रैगमेंट्स की वजह से बृहस्पति ग्रह पर काफी सारे डार्क स्पॉट बन चुके हैं। हबल टेलीस्कोप ने यह रिकॉर्ड किया कि उस धमाके के समय शूमेकर लेवी के करीब 21 अलग-अलग टुकड़े हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी टुकड़े 10 लाख किलोमीटर के एरिया में एक लाइन से लगे हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पृथ्वी और चांद के बीच की डिस्टेंस से करीब 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस थी। हबल टेलीस्कोप के अलावा भी दुनिया के काफी सारे टेलीस्कोप इस इवेंट को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से रिकॉर्ड कर रहे थे। टेलीस्कोप के द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से ये पता चला कि शूमेकर लेवी के 21 टुकड़ों में से एक टुकड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि वैज्ञानिकों ने इसे एक अलग नाम भी दिया और धूमकेतु के उस टुकड़े को फ्रैगमेंट जी नाम से बुलाया जाता है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने हर एक टुकड़े को एक अलग नाम दिया था, लेकिन फ्रैगमेंट जी इन सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और सबसे ज्यादा फेमस भी। इसकी वजह से बृहस्पति ग्रह पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, जिसमें करीब 12,000 किलोमीटर के डायमीटर का एरिया पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था। यह हमारी पृथ्वी के डायमीटर से भी ज्यादा है। अगर यही टुकड़ा हमारी पृथ्वी पर गिरा होता तो बिल्कुल निश्चिंत होकर ये कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती। बाद में किए गए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता चला कि इस धमाके में करीब 60 लाख मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। आपको एक अंदाजा देने के लिए बता दें कि उस समय पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद थे, ये उन सभी की टोटल एनर्जी से करीब 600 गुना ज्यादा एनर्जी थी। बृहस्पति ग्रह इतना ज्यादा विशाल है, इसलिए वह इस एक्सप्लोजन को बहुत आसानी से झेल गया। अगर ऐसा कुछ भी किसी इनर प्लैनेट के साथ हुआ होता तो हमारे सौरमंडल में तबाही आ चुकी होती। खैर, शूमेकर द्वारा किया गया इम्पैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। मात्र 12 घंटे बाद उस धूमकेतु के 2 और टुकड़े बृहस्पति ग्रह से जाकर टकरा जाते हैं। इन सभी टुकड़ों के टकराने से जो भी डेब्री यानी कि मलबा निकला था, वह जुपिटर से करीब 3000 किलोमीटर ऊपर जा पहुंचता है और उसके बाद उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस से जुपिटर के ऊपर गिरने लगता है। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था जब हमारी पृथ्वी पर चिक्सुलव एस्टेरॉयड गिरा था। जब कोई बड़ा पत्थर किसी प्लैनेट से टकराता है तो प्लैनेट के अंदर का मटेरियल इम्पैक्ट की वजह से अंतरिक्ष में चला जाता है। बाद में गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह प्लैनेट पर वापस से गिरना शुरू होता है और असली तबाही की शुरुआत यहीं से होती है। यह पत्थर जिस तरीके से अंतरिक्ष में गए थे उस तरीके से वापस नहीं आते हैं, बल्कि अब इनमें फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से आग लग चुकी होती है। यानी इम्पैक्ट के बाद ग्रहों के ऊपर लिटरली आग के गोलों की बारिश होती है। इम्पैक्ट की वजह से जुपिटर ग्रह पर 450 मीटर प्रति सेकंड चलने वाली एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं। इसकी वजह से जुपिटर में काफी सारे जियोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं और काफी सारे तूफानों की शुरुआत हो जाती है। कॉमेट के इम्पैक्ट की वजह से बृहस्पति ग्रह पर जो डार्क स्पॉट पड़े थे वो अब और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और कुछ तो जुपिटर के फेमस रेड स्पॉट से भी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। खैर, वैज्ञानिक इस इवेंट पर सिर्फ इसलिए स्टडी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पहली बार कोई धूमकेतु किसी ग्रह से टकराता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था और वो था जुपिटर के कंपोजिशन को समझना। 1994 में हमारे पास बृहस्पति के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में निश्चित नहीं थे और न ही हमें उसके वायुमंडल में मौजूद गैसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इस धमाके की वजह से वैज्ञानिकों ने ये सारा डेटा बहुत आसानी से हासिल कर लिया। जब यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था तो बृहस्पति ग्रह का काफी सारा मटेरियल अंतरिक्ष में चला गया था। अब क्योंकि वह मटेरियल जुपिटर के अंदर से ही आया था, इसलिए वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करके जुपिटर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। उन्हें पता चला कि इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे हैवी मटेरियल मौजूद हैं। उन्हें अपनी रिसर्च में पानी के भी कुछ ट्रेसेस मिले, लेकिन वैज्ञानिक इन ट्रेसेस से संतुष्ट नहीं थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि बृहस्पति ग्रह पर काफी भारी मात्रा में पानी मौजूद होगा, लेकिन इस रिसर्च में उन्हें ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा था। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि शायद पानी बृहस्पति ग्रह की
और डीप लेयर्स में मौजूद हो, जहां तक शूमेकर लेवी का इम्पैक्ट नहीं पहुंच पाया हो। वैज्ञानिकों ने इस धमाके से होने वाले विंड मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया। इससे वैज्ञानिकों को जुपिटर की जियोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने बृहस्पति की पोलर लाइट्स यानी अरोरा को देखकर इसके मैग्नेटोस्फीयर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने ये पता लगाया कि किसी एस्टेरॉइड या फिर बड़े ऑब्जेक्ट के किसी ग्रह से टकराने की वजह से उसके मैग्नेटोस्फीयर पर क्या इम्पैक्ट आता है। यह जानकारी हमारी पृथ्वी के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हमारी पृथ्वी पर भी सोलर स्टॉर्म की वजह से काफी बार इंटरनेट और रेडियो ब्लैकआउट हो जाते हैं। इसी वजह से मैग्नेटोस्फीयर की स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इस धमाके के जरिए वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि हम अपनी पृथ्वी को ऐसे किसी इवेंट से किस तरह से बचा सकते हैं। इस धमाके से आपको एक चीज तो जरूर पता चल गई होगी कि अगर बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल में ना होता तो शायद हमारा सौरमंडल सही तरीके से एग्जिस्ट ना कर पाता। बृहस्पति ग्रह की वजह से ही इतना बड़ा धूमकेतु उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उससे टकरा गया। अगर बृहस्पति ग्रह वहां पर ना होता तो शायद वह धूमकेतु सीधे मंगल ग्रह या फिर हमारी पृथ्वी से आकर टकराता, जो चुटकियों में इंसानी सभ्यता को समाप्त कर देता। जुपिटर हमारी पृथ्वी के मुकाबले करीब 2000 से 8000 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव है। यह एस्टेरॉइड और कॉमेट को अपनी तरफ बहुत पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रह बिल्कुल सही सलामत रह पाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यह हमेशा ही हमें प्रोटेक्ट करता रहेगा। दरअसल होता यह है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड और कॉमेट हमारे सौरमंडल की काइपर बेल्ट से आते हैं, जो सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद है। अब क्योंकि इनर प्लैनेट्स और काइपर बेल्ट के बीच में बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रह मौजूद हैं, इसलिए वे ज्यादातर पत्थरों को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे सौरमंडल के इनर प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बड़े कोलिजन से बच जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि एस्टेरॉइड किसी दूसरे रास्ते से हमारे ग्रहों की तरफ आ जाता है, या फिर वह बृहस्पति और शनि से इतना दूर से ट्रेवल करता है कि वह उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऐसे में हमारी पृथ्वी के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाता है। हमारी पृथ्वी नॉर्मल ग्रहों के मुकाबले में थोड़ी छोटी है। इसकी वजह से इस पर छोटे इम्पैक्ट भी काफी बड़ी तबाही लाते हैं। साथ ही में यह इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है, इसलिए यहाँ पर तबाही आना काफी ज्यादा नुकसानदायक है। बृहस्पति ग्रह पर इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन उससे हमारे सौरमंडल पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही चीज हमारी पृथ्वी के साथ हुई होती तो सारे जीवित प्राणी तो मर ही चुके होते, साथ ही में हमारे सौरमंडल का एक ग्रह भी खत्म हो जाता। एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि सौरमंडल के हर एक इनर प्लैनेट में काफी बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी न किसी समय पर सभी ग्रहों ने एक भयानक एस्टेरॉइड की मार को झेला है। अक्टूबर 2022 में ही एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के पास से गुजरा था। इस एस्टेरॉइड का नाम था RM4 और यह इंसानों के द्वारा आज तक की बनाई गई सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऑलमोस्ट बराबर था, जहां बुर्ज खलीफा 828 मीटर लंबी है। यह एस्टेरॉइड करीब 740 मीटर वाइड था। ये हमारी पृथ्वी के सामने से करीब 84,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा था, जो सच में एक डराने वाली रफ्तार है। इस एस्टेरॉइड की स्पीड आवाज की रफ्तार से भी 68 गुना ज्यादा थी। इसे एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए इटली में मौजूद वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को कैप्चर किया था। अगले ही दिन ये हमारी पृथ्वी के सबसे पास से गुजरता है और उस समय इसकी हमारी पृथ्वी से दूरी करीब 23 लाख किलोमीटर थी। ये हमारे चांद और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस का करीब 6 गुना है। आपको भले ही ये डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ी लगे, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह 1 मिलीमीटर के बराबर है। अगर उस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन में थोड़ा सा भी चेंज आता तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाता। हमारा सौरमंडल आज के समय में काफी ज्यादा स्टेबल और शांत है। जब हमारी पृथ्वी और चांद का निर्माण हुआ था तब सोलर सिस्टम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था।